नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप की तरफ से ईरान को बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर ईरान का जवाब आ गया है। वैसे अमेरिका दावा कर रहा है कि बातचीत ईरान करना चाहता है। बातचीत कब शुरू होगी यह अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर बड़ी शर्त अमेरिका के सामने रख दी है। कहा है कि पहले हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण मानो, तभी बातचीत होगी। ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर रखा है। उसने पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज से निकलने वाले 6 जहाजों को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद ट्रंप दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान में फिर बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से बातचीत को लेकर अब सख्त शर्तें रखी जा रही हैं। ट्रंप के पास ईरान की शर्तों को मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव कराने पर आमादा पाकिस्तान। भारी हिंसा और चुनाव बहिष्कार के बीच चल रही है वोटिंग। गजा के बाद अब वेस्ट बैंक पर कब्जे की साजिश में जुटा इजरायल। यहूदी नागरिकों के साथ मिलकर फलस्तीनी बस्तियों पर हमले, 2 मस्जिदों को फूका। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में लगी आग ने मचाया कोहराम। तेजी से फैल रही आग, 200 किलोमीटर से ज्यादा हिस्से में उठ रही आग की लपटें। और चलते चलते में देखेंगे दशकों बाद समुद्र के अंदर दिखी चौंकाने वाली घटना। 60 साल पहले जिस कोरल रीफ को मान लिया था मृत, अब मिली जिंदा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के सिएटल शहर में फूड फेस्टिवल के दौरान फायरिंग। घटना में 2 लोगों की गई जान, 5 घायल। पुलिस की जांच जारी। भारत नेपाल सीमा के पास सांप्रदायिक झड़प, एक युवक की गई जान। लाउडस्पीकर और धार्मिक झंडे को लेकर विवाद। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी पर बरसे इजरायली पीएम नेतन्याहू। नफरत फैलाने का लगाया आरोप, कहा मुझे गिरफ्तार नहीं करा पाएंगे। आईसीसी के आरोपों को बताया फर्जी। चीन की सरकारी मीडिया का नया दावा, राफेल को J-10C ने अकेले गिराया। सरकारी मीडिया सोहू पर पब्लिश की गई नई रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिलहाल रुक गई है। 3 दिन से एक दूसरे पर हमले बंद हैं। पहले अमेरिका की तरफ से हमले रोके गए, उसके बाद ईरान ने भी हमले रोक दिए। ईरान का बयान भी सामने आया है। उसकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका झुक गया है। उसने एक तरफा हमले रोकने का ऐलान किया। इसके बाद ईरान ने भी अपने हमले रोक दिए। अगर अमेरिका फिर हमले करेगा तो ईरान उसे जोरदार जवाब देगा। इस बीच अमेरिका की तरफ से ईरान से बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। ट्रंप का संदेश लेकर इराक के प्रधानमंत्री अलीफ अली कादिम अल जैदी तेहरान पहुंचे थे, और अब खबर आ रही है कि ईरान ने बातचीत से पहले कुछ शर्तें सामने रख दी हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान चाहता है कि बातचीत शुरू होने से पहले हॉर्मुज पर यह पक्का किया जाए कि समुद्री गलियारे पर ईरान का नियंत्रण रहेगा। इस बार जो जंग अमेरिका और ईरान के बीच हुई वो हॉर्मुज पर कब्जे के चलते ही हुई है। ईरान ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर हॉर्मुज से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। जो भी जहाज यहां से निकलेगा उसे ईरान को टोल चुकाना होगा। बिना ईरान की इजाजत के जो जहाज निकल रहे थे उन पर ईरान ने हमले किए, और अब हॉर्मुज को उसने पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐसे में ईरान अमेरिका से बातचीत शुरू होने से पहले पक्का वादा चाहता है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण मंजूर किया जाए। इसके अलावा दूसरी शर्त ईरान के फ्रीज किए गए फंड जारी करने की है। इसके बाद ही ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से कोई बात करेगा। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अपना जवाब अमेरिका तक पहुंचा दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर अमेरिका उसकी शर्तों को मानता है तभी वो जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद कहीं भी बातचीत के लिए तैयार है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और इजरायल की सैन्य कार्रवाई का बिना किसी शर्त पूरी तरह खत्म होना किसी भी भविष्य के समझौते की पहली और सबसे अहम शर्त है। इसके बिना अमेरिका के साथ चल रही बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। इसके साथ ही खामनेई ने हिजबुल्लाह को लेकर भी कहा है कि वो इस संगठन का समर्थन जारी रखेगा। खामनेई का ये बयान इजरायल के लिए टेंशन की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर खामनेई इस पर अड़े रहे तो ईरान से समझौते के लिए ट्रंप इजरायल पर दबाव बनाएंगे। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक तेल टैंकर समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गया है, जिसके चलते जहाज में आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि जहाज कथित तौर पर ईरान द्वारा निर्धारित शिपिंग रूट से हट गया था, जिसके बाद यह हादसा हुआ। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी दुनिया को हैरान कर रही हैं।
एक तरफ एनवाईटी सहित अमेरिका के कई मीडिया संस्थानों की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना के पास थाड और पैट्रियट मिसाइलों की भारी कमी हो गई है और इसी के चलते ट्रंप को ईरान के साथ जंग रोकनी पड़ी है। लेकिन ट्रंप बिल्कुल उल्टे बयान देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास दुनिया में किसी भी देश की तुलना में कहीं अधिक गोला बारूद है और हमारी जरूरत से भी कहीं ज्यादा है। पश्चिम एशिया में चल रहे अभियानों से हमारे मिसाइल भंडारों पर दबाव नहीं है। इस बीच अब ट्रंप ने एआई से बनी अपनी कई तस्वीरें ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की है। इन तस्वीरों में अमेरिकी सेना की ईरान के खिलाफ जीत दिखाई गई है। ट्रंप खुद इन तस्वीरों में कहीं ईरान के तेल टैंकर को जब्त करते हुए तो कहीं ईरानी द्वीपों पर बमबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की तरफ से पोस्ट की गई इन तस्वीरों को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में जारी चुनाव के बीच मचे बवाल की। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 27 जुलाई से विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। बहिष्कार और हिंसा के बीच पाकिस्तान की सेना किसी भी कीमत पर चुनाव कराने की कोशिश कर रही है। वहीं शहबाज शरीफ सेना के सहारे अपनी पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ पीओके के लोग सेना और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बता दें कि पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं, जबकि 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स और धर्मगुरुओं के लिए आरक्षित हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन की 13 सीटों, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटों और 12 रिफ्यूजी सीटों, जबकि 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन की 11 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव में हिंसा को देखते हुए सुरक्षा के लिए पंजाब से 14,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। लेकिन इस चुनाव में विवाद छिड़ गया है और ये विवाद 12 रिफ्यूजी सीटों को लेकर देखा जा रहा है। ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो कई दशक पहले कश्मीर से पाकिस्तान चले गए थे और अब वहीं रहते हैं, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इन सीटों के जरिए पीओके की राजनीति और सरकार को अपने नियंत्रण में रखती है। इससे स्थानीय लोगों की आवाज कमजोर होती है। केंद्र की सत्ता में मौजूद दल को इसका फायदा मिलता है। इसी वजह से JAAC इन 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रही है। इसी मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीनों से पीओके में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और अब भी ये थमने का नाम नहीं ले रहे। देश में पिछले 2 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन और हिंसा देखने को मिल रही है। इस बीच कई विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला बोला है। पार्टियों ने पाकिस्तानी सेना पर दखल देने के आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया। लंबे वक्त से पाकिस्तान की सेना पर यह आरोप लगते रहे हैं कि शक्तिशाली सेना प्रशासनिक संस्थाओं पर अपने नियंत्रण के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में राजनीतिक नतीजों को प्रभावित करती है, नतीजों पर असर डालती है। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना कुछ और ही है। वो ये दावा करते हैं कि चुनाव कानून के मुताबिक कराए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाए हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल अवामी एक्शन कमेटी ने चुनावों के बहिष्कार का आह्वान किया है। उन्होंने इस प्रक्रिया को धोखाधड़ी करार देते हुए तर्क दिया कि ये इस क्षेत्र के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को नहीं दर्शाती। JAAC ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वो मतदान केंद्रों से दूर रहें और चुनाव के उस नतीजों का विरोध करें जिसके बारे में उनका दावा है कि वो पहले से ही तय है। प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा खोला हुआ है और अब ये मुद्दा UN पहुंच गया है। पीओके के प्रदर्शनकारी संगठन ने UNOIC को चिट्ठी लिखी है और तत्काल दखल देने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार पर बेरहमी करने का आरोप भी लगाया है। JAAC का आरोप है कि स्थानीय लोग खुद को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग महसूस करते हैं और मांग की है कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। ऐसे में पाकिस्तान की शहबाज सरकार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चौतरफा गिर गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इजराइल की बढ़ती आक्रामकता की। इजराइल लगातार दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। सीरिया, लेबनान की जमीन के बड़े हिस्से पर वो कब्जा कर चुका है। गजा का तो 60% से ज्यादा हिस्सा इजराइल ने अवैध रूप से हथिया लिया है और अब फलस्तीन के वेस्ट बैंक वाले हिस्से पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है। यहाँ पर वो अवैध रूप से यहूदी बस्तियों को बसा रहा है। स्थानीय लोगों को उनकी ही जमीन से हटाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि इजरायलियों ने वेस्ट बैंक के कुसरा और कोर गांवों की 2 मस्जिदों को आग लगा दी। हमले में 4 फलस्तीनियों की जान चली गई। फलस्तीनी अधिकारियों ने दावा किया है कि इजरायलियों के हमले की खबर सुनते ही हजारों लोग अपने घरों से निकले, जिन पर गोलियां बरसाई गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हमले के बाद इजरायली सैनिक और पुलिस वेस्ट बैंक में फैल गई। उन्होंने मुख्य सड़कें बंद कर दी और अस्पताल जाने का रास्ता भी रोक दिया, जिसके चलते घायल फलस्तीनियों को समय पर इलाज भी नहीं मिल पाया। कुसरा गांव की परिषद के प्रमुख अब्देल अजीम वादी ने कहा कि अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों ने उनके गांव में हाल ही में बनी एक मस्जिद में आग लगा दी।
उन्होंने दीवारों पर हिब्रू भाषा में नारे लिखे, जिनमें यहूदी बदला और ताल के पास मारे गए इजरायलियों में से एक का नाम शामिल था। संयुक्त राष्ट्र और फलस्तीनी प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक इस साल इजरायली हमले में करीब 50 फलस्तीनियों की जान चली गई है। ये बात आप जानते हैं कि दुनिया के अधिकांश देश और संयुक्त राष्ट्र वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का अवैध मानती हैं, जबकि फलस्तीनी गजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पत्रकारों से कहा है कि सुरक्षा बलों को फलस्तीनी गाँव में जाने, तलाशी लेने, हथियार जब्त करने और लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश तब सामने आए हैं जब वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की छापेमारी जारी है। फिलहाल वेस्ट बैंक में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ इजरायली सेना का अभियान जारी है तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही कार्रवाई से आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं यूरोप में आए बड़े संकट की। इस साल पूरा यूरोप मौसम की मार से झुलस रहा है। जबरदस्त गर्मी के चलते हजारों लोगों की जान चली गई है और अब पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में जबरदस्त आग भड़क उठी है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लोगों को राहत शिविर में शरण लेनी पड़ रही है। इन आगजनी की घटनाओं में कई घर जलकर नष्ट हो गए हैं। फ्रांस में इसे शांति काल के दौरान किए गए सबसे बड़े नागरिक निकासी अभियानों में से एक माना जा रहा है। आग तेजी से मैड्रिड और बोर्डो शहर की तरफ बढ़ रही है, जिसके चलते शहर के बड़े हिस्से को खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हालात अभी और कठिन हो सकते हैं। फ्रांस के गिरोंद अग्निशमन विभाग की तरफ से कहा गया है कि आग के कारण एक दुर्लभ पायरो क्यूमुलोनिम्बस बादल बना, जिसने अपने ही हवाएं और बवंडर पैदा कर दिए। इससे आग का फैलाव बेहद अनियमित हो गया और उस पर काबू पाना लगभग असंभव हो गया है। आग लगातार अपनी दिशा को बदल रही है, जिसके चलते ये चारों तरफ तेजी से बढ़ रही है। फ्रांस ने आग बुझाने के लिए अपने अभियान में सैन्य परिवहन विमान A400M को भी शामिल किया है। फ्रांस की मीडिया का दावा है कि पहली बार किसी देश ने जंगल की आग के दौरान A400M को अग्निशमन विमान के रूप में इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ स्पेन में भी हालात बेहद खराब बने हुए हैं। मैड्रिड के दक्षिण पश्चिम में स्थित टोलेडो के आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। मैड्रिड की मुख्य आग रोब्लेदो दे चाबेला और फ्रेस्ने दियास दे ला ओलिवा के बीच फैली हुई है। वहीं एविला में लगी आग दक्षिण की तरफ बढ़ रही है और टिएतार घाटी में तेजी से फैलने के कारण प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली कराने का आदेश दिया है। अब तक मैड्रिड, एविला और कास्टेलोन क्षेत्रों में लगी आग के कारण 1.25 लाख से अधिक लोगों को या तो सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है या घरों के अंदर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के मुताबिक आग से अब तक 45,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। स्पेन में आग का सबसे बड़ा केंद्र फिलहाल मैड्रिड, एविला और टोलेडो के बीच बना हुआ है। आग का दायरा 200 किलोमीटर से अधिक फैल चुका है। फ्रांस और स्पेन आग के चलते मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। वहीं ब्रिटेन में नया संकट खड़ा हो गया है। ब्रिटेन के गैटविक एयरपोर्ट पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली गुल हो गई। इसके चलते एयरपोर्ट पर पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। पानी न होने की वजह से एयरपोर्ट के दोनों टर्मिनलों पर शौचालय काम नहीं कर रहे थे और रेस्टोरेंट बंद करने पड़ गए। आग और पानी के चलते इस बार यूरोप मुश्किल में दिखाई दे रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे समुद्र के नीचे मिले एक ऐसे रहस्य की जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। जरा सोचिए, आप किसी व्यक्ति को सालों से मरा हुआ समझ रहे हो, लेकिन एक दिन अचानक वही इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, तब क्या हो? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो यही कंडीशन इस वक्त दुनिया भर के वैज्ञानिकों की है। समुद्र में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला है जिसे वो पीछे 60 साल से मरा हुआ समझ रहे थे। पश्चिमी अफ्रीका के देश बेनिन के पास समुद्र में 60 साल पहले जिस कोरल रीफ को मृत मान लिया गया था, वो पूरी तरह जिंदा और सुरक्षित मिली है। इस खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। अंडर वाटर ड्रोन और डीप सी कैमरा सिस्टम की मदद से इस रहस्यमयी दुनिया का पता चला है। दरअसल 1960 के दशक में मछली पकड़ने के लिए सर्वे हुआ था। उस समय समुद्र की सतह से 50 मीटर नीचे इस कोरल रीफ की पहचान हुई थी। तब इसे मरा हुआ मान लिया गया था। इसके बाद किसी ने इसकी सुध नहीं ली और इसे हमेशा के लिए खत्म मान लिया गया। लेकिन अब मॉडर्न सोनार तकनीक ने इसे फिर से खोज निकाला है। ड्रोन से मिली तस्वीरों में ये रीफ काफी स्वस्थ दिखाई दे रही है। वैज्ञानिकों को ये कोरल रीफ मेसोफोटिक कोरल इकोसिस्टम का हिस्सा लग रही है। आमतौर पर उथले पानी वाले रीफ एक बड़े ढांचे के रूप में होते हैं, लेकिन मेसोफोटिक इकोसिस्टम समुद्र के तल पर टुकड़ों या बिखरे हुए समुदायों की तरह दिखाई देते हैं और यही वजह है कि इसे खोजने में इतने साल लग गए। ये समुद्र के एक ऐसे हिस्से में था जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, इसलिए इस कोरल रीफ को खोजना वैज्ञानिकों के लिए भी कोई आसान काम नहीं था। वैज्ञानिकों की टीम ने सोनार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 11.5 किलोमीटर समुद्री तल का सर्वे किया। इस दौरान कई बार उनका मनोबल भी टूटा,
लेकिन अब एक बार वैज्ञानिकों को कोरल रीफ के मौजूद होने के संकेत मिले, तब वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च और तेज कर दी और उन्हें सफलता भी मिली। और अब रिसर्च टीम ये जानने में लग गई है कि क्या 1960 के दशक में कोरल वाकई मर गए थे और अब वो फिर से रिकवर हुए हैं। वैज्ञानिकों की ये खोज बताती है कि जब हम ये सोचते हैं या ये मान लेते हैं कि कोई जीव या कोई चीज खत्म हो चुकी है या विलुप्त हो चुकी है, तब भी वो किसी कोने में मौजूद हो सकती है। बस जरूरत है तो वहां तक पहुंचने की। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।